तो कैसे हो भाई लोग? लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ा था कि एचटीएमएल टैग्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली अपने वेबसाइट में एलिमेंट्स को शो करने के लिए। अब आज हम पढ़ेंगे कि हम उन्हें स्टाइलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि सीएसएस के 2 पार्ट आने वाले हैं। पहली वीडियो ये, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें दोनों में हम सीएसएस के बेसिक्स पढ़ रहे होंगे। उसके बाद तीसरी वीडियो से हम सीएसएस के प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक ही रखेंगे, उसके बाद थोड़े प्रॉपर फुल पेजेस बनाना शुरू करेंगे हम। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सीएसएस का वैसे फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हमारी वेबसाइट को स्टाइलिंग या कह लो डेकोरेशन करने में हेल्प करती है। इसमें हमारे 3 टाइप के सीएसएस हम लिख सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन बेसिकली हम अपने टैग के अंदर ही लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाता हूँ, ये हमारा इनलाइन सीएसएस का। इसमें मैं एक देता हूँ h1 टैग, जिसके ओपनिंग टैग में हम अपनी स्टाइलिंग देंगे। ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसमें हम अपनी इसको प्रॉपर्टी देंगे, जैसे कलर मैं देता हूँ रेड, बैकग्राउंड कलर देते हैं येलो और इसमें लिखते हैं एक टेक्स्ट। तो ये रहा हमारा आउटपुट। बेसिकली आप सीएसएस मतलब इनलाइन सीएसएस में आपको जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको टैग के अंदर ही देनी होती है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का बेसिकली यूज़ हम अपने इस बॉयलर प्लेट के हेड पार्ट में करते हैं। इसमें भी हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। इसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट एक तरह से यूज़ किया था, यहाँ पे हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम अपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे h1 दे रखा है, मैं यहाँ से इंटरनल इनलाइन सीएसएस को हटाता हूँ और यहाँ इंटरनल सीएसएस देता हूँ। जैसे h1 को मैं देता हूँ कलर रेड, बैकग्राउंड कलर पिंक, फ़ॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ चलो 12 पिक्सल के अराउंड, जो कि काफ़ी छोटा हो गया। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट में इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर जिस भी टैग को आपको प्रॉपर्टी देनी हो, उसको सिलेक्ट करो। इसको बेसिकली सेलेक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप उस टैग को लिखते हो जिसको आपको टारगेट करना होता है। इसके बारे में आगे भी बातचीत करेंगे। जब हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ कर रहे होंगे तब इसके बारे में हम सही से बातचीत करेंगे। फिलहाल तो आपके इनलाइन और इंटरनल ये दोनों सीएसएस हो गए। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल सीएसएस की, जिसका आप मेनली यूज़ ही करने वाले हो। इनलाइन और इंटरनल आप यूज़ वैसे भी नहीं करोगे कहीं भी। सीएसएस का ही यूज़ करोगे, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहता है, इनलाइन और इंटरनल से तो। अब हम आते हैं हमारे एक्सटर्नल पे। हमारा इनलाइन सीएसएस हो गया, इंटरनल हो गया। अब बारी आती है एक्सटर्नल सीएसएस में, जिसमें हमें अलग से एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और जिसको अपने एचटीएमएल से कनेक्ट करना पड़ता है। सिंपली हम यूज़ करेंगे लिंक सीएसएस। इस पे कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करोगे तो एक नई फ़ाइल बनेगी अपने आप और यहाँ से आप बेसिकली अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो किसी भी टैग पे।
जैसे यहाँ पे मैंने H1 ही एक दे रखा है, मैं इसमें H1 ही देता हूँ। इस बार कलर दे देते हैं ये, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ऑरेंज। तो इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन तीनों सीएसएस को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को कलर करने के लिए, बट मैं प्रेफ़र करूँगा आप एक्सटर्नल ही यूज़ करो, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहता है उन दोनों से तो। ज़्यादा मेस्ड अप नहीं होता कोड में। यहाँ पे ऐसा लगेगा सारा हलवा हो गया। अब अगला हमारा आता है, पहले इसको टिक कर दूँगा। ये हुआ। हुँ, तो अगला हमारा आता है सिलेक्टर, और हाँ, कोड इग्नोर। यहाँ पे जो हमने ये कमेंट आउट कर रखा है, ये बेसिकली कम ये बेसिकली ब्राउज़र जो है वो इस कोड को छुएगा भी नहीं, मतलब इसको रीड रीड तक नहीं करेगा। ये उसको भी पता है कि ये उसके काम की लाइन नहीं है। वो सिर्फ़ इन टैग्स को रीड करेगा, जो आपने कमेंट आउट नहीं कर रखे हैं। जिन्हें आपने कमेंट आउट कर रखा है, वो इन्हें प्रॉपर इग्नोर करेगा। तो अब बात करते हैं सिलेक्टर्स की। तो सिलेक्टर्स को एक इस तरह से समझो कि वो एक तरह की आईडी है, जिसका यूज़ करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। मीन्स उनमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं सीएसएस की। तो सबसे पहले हमारा सिलेक्टर आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को ऐसे समझो कि आप उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करोगे, वो ओवरऑल पूरे पेज पे अप्लाई होगी। चाहे आप आपने उसमें कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया हो, फ़ॉन्ट साइज़ दिया हो या कुछ भी दिया हो, वो पूरे पेज पे अप्लाई होगा। जैसे ये सिंबल होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। फिर मैं इसमें कलर देता हूँ ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ एक्वा, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसमें देता हूँ 30 पिक्सल कह रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, चाहे वो पैराग्राफ में हो, H1 टैग में हो, H5 टैग में हो, किसी में भी हो, हर टेक्स्ट आपको ऑरेंज कलर में ही मिलेगा, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल ही होगा। लेट मी शो। H1 हमारा हेलो, आपका H1 भी ऑरेंज में है, और आपका पैराग्राफ भी ऑरेंज में है। ये देखो, और दोनों 30 पिक्सल पे ही हैं। किसी के भी साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों 30 पिक्सल पे ही हैं और सेम कलर में है। आप अगर इनमें फ़ॉन्ट वेट भी डालो ना, तो वो भी सेम ही जाएगा दोनों पे। 900 यानी कि अगर इसको बोल्ड करना हो, मैंने फ़ॉन्ट वेट 900 डाला, दोनों पे फ़ॉन्ट वेट सेम ही अप्लाई हुआ है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर करता क्या है, आपके पूरे पेज पे सेम प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई करेगा वो। अगर आपने इसमें कोई प्रॉपर्टी दे दी, तो वो पूरे पेज पे अप्लाई होगी। तो अब बारी आती है हमारे अगले सिलेक्टर की, जो है क्लास। तो क्लास का बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ये तो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर का था, जिसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 2 H1 टैग, सॉरी 2 हेडिंग टैग्स। एक हमारा हो गया H1, एक हमारा हो गया H2, और दोनों में मैं सेम टेक्स्ट डालता हूँ। अब जैसे पहले मैंने H1 को एक क्लास दी, जिसमें मैं इसको टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर इसका चेंज करता हूँ ब्राउन में।
क्लास को जब भी सिलेक्ट करना हो तो हम डॉट की हेल्प से करते हैं। डॉट देके फिर अपने क्लास का नाम देते हैं। अब मैं इसको कलर देता हूँ ब्राउन और बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ब्राउन नहीं बट थोड़ा हल्का। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे हवर करोगे तो आपको ये मेन्यू खुला मिल जाएगा। हाइट मैं इसको देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल। विड्थ मैं इसको देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल। हाइट इसकी बढ़ा देते हैं। हाइट करते हैं इसकी 80। देखते हैं कितना आ रहा है। अब ये रहा हमारा हेडिंग 1 और ये रही इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। विड्थ 100, हाइट 60 और 120 लेते हैं। ये पूरा पूरा कवर कर रहा है। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जैसा कि आपने देखा मैंने h1 टैग को एक क्लास दी थी हेडिंग 1 और उसको मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज दी जिसमें उसका कलर, बैकग्राउंड, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट की पोजीशन, ये सब मैंने इसको दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम प्रॉपर्टी मैं अपने इस दूसरे वाले टैग को भी दूँ जो है h2 टैग। बट मुझे आ रहा है आलस, मैं सेम सीसेस h2 के लिए लिखने ही नहीं वाला। मैं क्या करूँगा सीधा इसको क्लास सेम नेम की इसको क्लास दे दूँगा। जिससे क्या होगा यही सेम प्रॉपर्टी हमारी h2 पे भी अप्लाई हो जाएगी, जो हमने h1 पे कर रखी है। जो हमने इसको क्लास, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट की पोज़ीशन जो सेम हमने h1 को दे रखी थी, वही h2 को भी अपने आप अलॉट हो जाएगी, केवल सेम क्लास नेम देने से। तो क्लास का बेसिकली यही काम होता है कि आप एक क्लास को प्रॉपर्टी देके उसको मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया, क्लास हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ जो कि है आईडी। तो आईडी और क्लास में वैसे बेसिकली डिफरेंस तो कुछ नहीं है। आप जैसे आप क्लास में चीज़ों को सिलेक्ट करते हो और मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम क्लास नेम यूज़ करके उस पे सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सेम वैसे ही आप एक एलिमेंट लो, उस पे कोई आईडी दो और मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम आईडी देके आप उस पे भी वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एचटीएमएल का रूल ये कहता है कि आप एक पेज में एक आईडी को एक ही बार यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसमें सीएसएस कह रहा हूँ, वैसे तो क्लास और आईडी में ज़्यादा डिफरेंस आईडी नहीं। तो मैं यहाँ पे H4 या फिर हम 2 पैराग्राफ टैग लेते हैं इसमें होगा और दोनों की आईडी भी सेम होगी। पैरा अब अगर हम एक आईडी को भी अगर प्रॉपर्टीज़ देते हैं, वैसे आईडी सेलेक्ट करने के लिए हमें हैशटैग का यूज़ करना होता है। हम अगर एक आईडी को भी प्रॉपर्टीज़ अगर देते हैं, अगर हम एक आईडी को भी अगर प्रॉपर्टी देते हैं, तो दोनों आईडी पे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है।
सेम क्लास की तरह ही कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास से मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ़ उसको क्लास का नाम सेम देके। सेम आप ऐसे ही आईडी में भी कर सकते हो। बट एचटीएमएल के रूल के अकॉर्डिंग आप एक पेज में एक ही आईडी एक बार यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है कलर और यूनिट्स। हमारे पास बेसिकली 3 कलर ऑप्शंस होते हैं हेक्स, आरजीबी और आरजीबीए। मोस्टली हम हेक्स और आरजीबी यूज़ करते हैं। आरजीबी का जो होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। मीन्स उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। आरजीबीए में हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करते हैं। हम कलर्स में बेसिकली हेक्स और आरजीबी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेक्स की। हम लेते हैं एक पैराग्राफ टैग जिसमें हम लिखते हैं और इसको एक आईडी दे देते हैं या फिर क्लास दे देते हैं। हेक्स ही दे दो चलो। अब हेक्स में क्या होता है, कलर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अभी इसकी ब्लैक है, मैं देता हूँ हेक्स में अगर हमें कलर देना है तो हम करते हैं हैशटैग फिर उस कलर का कोड। जैसे मैं एफएफएफ देता हूँ, तो ये बन जाता है आपका प्रॉपर व्हाइट जो कि यहाँ से इनविजिबल हो चुका है बट ये लिख रहा है वो टेक्स्ट। हेक्स में बेसिकली कलर कुछ इस तरीके से देते हैं, हैशटैग फिर उस कलर का कोड। यही अगर मुझे इसको ब्लैक देना हो तो मैं 0000 टाइप करूँगा। ये आपका दिख रहा है टेक्स्ट। तो बेसिकली हेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस तरह से हम कोड कलर को जो है कोड में लिखते हैं। कलर के जो अलग-अलग कोड्स होते हैं, अगर आपको ये कोड देखना तो यहाँ पे आके आप इस पे टैप अगर करोगे, तो ये आपको मल्टीपल उसमें दिखने लगेंगे। जैसे आरजीबी में दिखेगा, मतलब आरजीबी में दिखेगा, हेक्स में भी दिखेगा और भी बहुत सारे कलर के ऐसे टाइप्स हैं जैसे एचएसएल, एचडब्ल्यूबी, लैब, आईसीएच बहुत सारे हैं। तो अगर मान लो आपको याद भी ना हो हेक्स कलर का, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप गूगल पे जाके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल हेक्स कलर्स का यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगला आता है हमारा आरजीबी यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें हम क्या करते हैं, मैं एक और टैग लेता हूँ, पैराग्राफ को ही लेते हैं, इसके प्रो इसके क्लास नेम को चेंज कर देते हैं, आरजीबी डालते हैं, डॉट आरजीबी। तो इसमें क्या होता है, हम टेक्स्ट के कलर को रेड, ग्रीन और ब्लू में बैलेंस करते हैं। मीन्स हमें रेड कितना चाहिए, हमें ग्रीन कितना चाहिए उसमें और हमें ब्लू कितना चाहिए। जैसे कलर आरजीबी आरजीबी में 3 प्रॉपर्टीज़ रेड, ग्रीन, ब्लू। हमें अपने टेक्स्ट में रेड कितना परसेंट चाहिए, ग्रीन कितना चाहिए और ब्लू कितना चाहिए, हमें वो बताना होता है। जैसे रेड में हम देते हैं 200%। रेड में सॉरी वैसे नहीं, रेड में हम देते हैं 200, ग्रीन में हम देते हैं अराउंड 100, सेम ऐसे ही ब्लू में हम देते हैं 100। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। बहुत हल्का-सा ब्राउन है शायद से। बट यहीं अगर मैं 255 कर दूँ, जो कि इसकी मैक्स लिमिट है। 255 से आगे ये नहीं जाएगा, इसकी मैक्स है। तो आपका ये देखो यहाँ पे कलर जो है, वो चेंज हो चुका है। मैं इसका भी कर देता हूँ 255। तो अब ये
ब्लू के बहुत ही लाइट वर्ज़न में है और अगर मैं इसको भी अगर 255 दे दूँ, तो ये हमारा प्रॉपर व्हाइट है। तो बेसिकली आरजीबी में आप केवल रेड, ग्रीन और ब्लू को एडजस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपने टेक्स्ट को या फिर अपने बैकग्राउंड को दे सकते हो। अब हम आते हैं हमारे आरजीबी पे, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये हम प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे। इसमें बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करते हो कि वो कितना दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, इस पे। तो ये हम प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको लाइव करके दिखाएँगे। फिलहाल इसको जो है स्किप करके तो अब आते हैं हमारे यूनिट्स पे। तो यूनिट्स में बेसिकली हमें पढ़ना है पिक्सेल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है और वीडब्ल्यूवीएच क्या होता है। तो बेसिकली पिक्सेल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डिव को अगर आप पिक्सेल में प्रॉपर्टी देते हो, पिक्सेल में साइज़, विड्थ उसकी देते हो, तो वो फिक्स हो रहती है। अगर आप स्क्रीन को चेंज भी करते हो स्क्रीन की साइज़ को, यानी हाइट और विड्थ को, जैसे मैं इस प्रीव्यू सर्वर को छोटा या बड़ा करूँ, तो अगर आपने अंदर की प्रॉपर्टी को पिक्सेल दी है, अंदर के एलिमेंट्स को पिक्सेल में प्रॉपर्टी दी है, तो वो जो है फिक्स ही रहेंगे। अगर आप कितना भी उसको छोटा-बड़ा करो, उनकी हाइट और विड्थ फिक्स ही रहेगी, वो एडजस्टेबल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ। इस कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, जो कि होगी इनर बॉडी और इस इनर बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ डालूँगा, हेलो करके। अब सबसे पहले जो है हम अपने पेरेंट टैग को प्रॉपर्टी देंगे, जो कि हमारा कंटेनर है। इसके लिए हम पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट पेज की जो भी पैडिंग मार्जिन उसने ले रखी है, उसको हम 0 कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। अब हम सबसे पहले अपने उससे पहले हमें अपने एचटीएमएल और बॉडी को भी प्रॉपर्टी देनी होती है। अब ऐसा क्यों? यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है कि वो हर एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करता है जो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में देते हैं। बट एचटीएमएल बॉडी में क्या होता है कि वो केवल एचटीएमएल के पेज को ही ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करता है, यानी बॉडी को हमारे। जैसे मैं इसकी हाइट दूँगा 100%, विड्थ दूँगा 100% एंड दैट्स इट। फिलहाल हम इसको ये प्रॉपर्टी देंगे। इस परसेंटेज के बारे में अभी आगे बात करेंगे। अब हमारे पेरेंट टैग की बारी आती है जो हमारा कंटेनर था। मैं इस कंटेनर को देता हूँ हाइट 100 पिक्सल की, विड्थ में देता हूँ इसको 150 नहीं 150 नहीं, हम इसको 300 पिक्सल की विड्थ देते हैं, ठीक? और फिर इसको बीच बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, रेड मान लो। ये हमारा हो गया आउटर कंटेनर, एक तरह से पेरेंट कंटेनर। अब इसके अंदर हमारा एक और था, जो कि था हमारा इनर कंटेनर, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था, इनर बॉडी। अब इनर बॉडी को भी मैं सेम प्रॉपर्टीज़ देता हूँ हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड बट इनके यूनिट्स थोड़े चेंज होंगे। जैसे हाइट में देता हूँ इसको 50 पिक्सल की, विड्थ में देता हूँ 150 की, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्लू। अब जैसा आप देखोगे, अगर मैं ये प्रीव्यू सर्वर का साइज़ छोटा या बड़ा करूँ,
तो इससे इन दोनों के साइज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इनको मैंने जितनी प्रॉपर्टी दे रखी है, उतने पे ही फिक्स रहेंगे, ना कम होंगे, ना ज़्यादा होंगे। पिक्सेल में यही होता है कि आपने एक बार जो भी प्रॉपर्टी दे दी, चाहे हाइट में, विड्थ में या साइज़ में, वो उतनी ही पकड़ के रखेंगे, उससे ऊपर-नीचे बिल्कुल भी नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिव के टाइम में ये बहुत इश्यू करते हैं। अगर आपने पिक्सेल में प्रॉपर्टीज़ दे रखी है अपने डिव्स को, तो वो रिस्पॉन्सिव के टाइम में अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं कर शेप तो नहीं, अपना साइज़ चेंज नहीं करते हैं। आपको उन आपने उनको जितने साइज़ दे रखी है, वो उतना ही ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और यहीं पे हमारा काम आता है परसेंटेज का। परसेंटेज बेसिकली करता क्या है कि वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को चेंज कर सकता है। जैसे हम यहाँ एक कंटेनर है, इनको हमने पहले पिक्सेल में दिया था, अब इसी को अगर मैं परसेंटेज में दूँ, तो मैं यहाँ पे इसको परसेंट में देता हूँ 50, 50% इसकी हाइट, 30% की इसकी विड्थ ले लो कितनी जा रही है? कम है। 50% ही विड्थ ले दो और इसके इनर टेक्स्ट को भी यही देता हूँ कि मैंने इसके पेरेंट कंटेनर को 50% की हाइट और 50% की विड्थ दी है। अब जब मैं इसको 50% की हाइट दूँगा, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट टैग के हिसाब से हाइट 50% कवर करेगा और उसी के हिसाब से विड्थ भी लेगा। जो हमने इसके पेरेंट को हाइट विड्थ दी, ये उसका भी आधा 50% लेगा हाइट और उसका भी आधा लेगा विड्थ। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव में देखूँ, तो आपने ये देखा ना, जैसे-जैसे मैं इसका साइज़ छोटा करता जा रहा हूँ, आउटर डिव और इनर डिव दोनों अपनी साइज़ को चेंज करते जा रहे हैं। बट ये चीज़ आपको पिक्सेल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिक्सेल में आपने एक बार जो प्रॉपर्टी दे दी, वो उसकी प्रॉपर्टी फिर फिक्स रहेगी, वो उसको चेंज नहीं करेगा। बट परसेंटेज में ये नहीं है, परसेंटेज में जो है, वो अपनी साइज़ को चेंज करता रहेगा स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके अंदर का डिव जो है, वो अपने पेरेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को एडजस्ट करेगा। तो अब बात करते हैं हमारे वीडब्ल्यू और वीएच की। तो वीडब्ल्यू और वीएच को आप ऐसा समझो कि ये जो है आपके डिवाइस के स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग अपने हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो अभी मैं विंडो पे हूँ, तो इसमें अगर मैंने हाइट और विड्थ फुल दी, कंटेनर की मैं देता हूँ 100%, 100% हाइट या मैं वीएच में दे देता हूँ और वीडब्ल्यू। वीएच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और वीडब्ल्यू का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। अगर मैं इसको 100 वीएच और वीडब्ल्यू दूँ, तो ये मेरे स्क्रीन का जितना स्पेस है, उस पूरे स्पेस को कवर करेगा। और अगर मैं अगर यही मैं अगर अपने फ़ोन में चेक करूँ, तो वो मेरे फ़ोन के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को चेंज कर लेगा। तो अब बात करने वाले हैं हम हमारे टेक्स्ट और फ़ॉन्ट के बारे में। जिसमें हम इसके साइज़ को, फ़ॉन्ट फ़ैमिली को, फ़ॉन्ट वेट को, टेक्स्ट अलाइन को, इनलाइन हाइट को, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन को, इन सब को देखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ में बेसिकली हम अपने टेक्स्ट का साइज़ एडजस्ट करते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग में लॉरेन, ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया। अब मुझे इसके टेक्स्ट के साइज़ को मेंटेन करना है। मीन्स मुझे इसके टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट करना है। तो मैं अपने पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करूँगा, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ में जाऊँगा और इसको 20 पिक्सल दूँगा। तो 20 पिक्सल में ये आपको दिखेगा इतना, हालाँकि प्रीव्यू पे आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है। हम 10 पिक्सल अगर दें इसको, तो ये 10 पिक्सल में आपको इतना-सा दिखेगा, बहुत छोटा।
अब बारी आती है हमारे फ़ॉन्ट फ़ैमिली की। तो हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ होती हैं इसमें। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ इसमें दे सकते हो। जैसे इसमें आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे फ़ॉन्ट फ़ैमिली के। जिसमें से मैंने एक टाइम्स न्यू रोमन दिया है, जो कि पहले वाले से थोड़ा अलग ही है। हम दूसरा एक दे के देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ हैं। जैसे मैं गिल सैन लेता हूँ या फिर कोई दूसरा एरियल। यहाँ पे आपको एरियल में डिफ़रेंस लग रहा होगा। बाकी फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ में आपको नहीं लगा होगा बट एरियल में आपको डिफ़रेंस लग रहा होगा। जैसे अगर मैं ये एरियल फ़ॉन्ट फ़ैमिली हटा दूँ, तो आपका टेक्स्ट और एरियल का टेक्स्ट, इन दोनों फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ में आपको डिफ़रेंस साफ-साफ पता चल रहा होगा। तो ऐसे आप अपने हर टेक्स्ट को एक अलग फ़ॉन्ट फ़ैमिली दे सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले की जो है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट का मतलब होता है आप उसको कितना बोल्ड बनाना चाहते हो। जैसे कि फ़ॉन्ट वेट, अभी ये 100 इसका अगर मैं करूँ तो इसकी बोल्डनेस बहुत कम है, बहुत थिक है। बट मैं वहीं अगर इसको मैं 800 कर दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट वेट में हम अपने टेक्स्ट का जो है बोल्डनेस कंट्रोल करते हैं कि हमें कितने बोल्ड चाहिए अपने टेक्स्ट को, कितना बोल्ड हम अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। अगला अगला पॉइंट है हमारा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में बेसिकली हम अपने टेक्स्ट की पोज़ीशन को सेट करते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, कुछ नहीं हुआ। टेक्स्ट अलाइन राइट, राइट शिफ्ट हो गया। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब हमारा टेक्स्ट ये एकदम सेंटर में है, ऐसे। तो टेक्स्ट अलाइन से बेसिकली हम केवल अपने टेक्स्ट की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं कि हमें उसे लेफ्ट से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है या ओवरऑल टेक्स्ट को हमें सेंटर में रखना है। अगला है हमारा लाइन हाइट, जिसमें हम लाइन्स के बीच में गैप डिसाइड करते हैं। जैसे कि लाइन हाइट मैं देता हूँ 10 पिक्सेल्स की, जिसमें बहुत कम गैप है। इसी को मैं अगर 20 पिक्सल बना दूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। जैसा आप देख सकते हो, इसको सेंटर से हटा के हम लेफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने प्रीवियस स्क्रीन को थोड़ा छोटा किया तो यहाँ पे आपको लाइन्स के बीच में गैप दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं अपने बॉक्स मॉडल पे जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो पैडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि अंदर से स्पेसिंग लेना। मीन्स जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और इसमें मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट। इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ। अब अगर मैं इसको टारगेट करूँ, मैं इसमें हाइट देता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ देता हूँ 150 पिक्सल, बैकग्राउंड देता हूँ ब्लू, टेक्स्ट अलाइन देता हूँ सेंटर में। अब अगर मैं इसमें इसमें पैडिंग दूँ तो ये जो टेक्स्ट है, ये इन बॉर्डर्स से स्पेसिंग लेना शुरू कर देगा। जैसे पैडिंग अगर मैं दूँ 20 पिक्सल की, तो इस टेक्स्ट ने जो है, इस बॉर्डर से 20 पिक्सल की स्पेसिंग ली है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ से। तो पैडिंग में बेसिकली क्या होता है, जो आपका इंटरनल एलिमेंट होता है, वो अपने पेरेंट टैग से
स्पेसिंग लेना शुरू कर देता है। जैसे हमने div में एक टेक्स्ट लिखा, तो ये जो टेक्स्ट है, इसने इस कंटेनर के बॉर्डर से स्पेसिंग लेना चालू कर दिया। 20 पिक्सल की हमने पैडिंग दी, उसने 20 पिक्सल की टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ से स्पेसिंग ले ली। सेम ऐसा ही अगला आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन बेसिकली क्या करता है, हम सेम ऐसा ही अगर एक div बनाएँ एक और कलर नाम से, कंटेनर नाम से, कंटेनर 2 ये कंटेनर ये इसको हमने कंटेनर 2 बना दिया। सेम सीएसएस प्रॉपर्टी हम पेस्ट करते हैं इस पे। तो अब अगर हम मार्जिन बनाते हैं, अब अगर हम कंटेनर 2 को मार्जिन देते हैं, मार्जिन मैं देता हूँ उसको 10 पिक्सल की, तो ये क्या करेगा कि मार्जिन इस दूसरे वाले डिव से 10 पिक्सल की मार्जिन लेगा, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। तो पैडिंग में क्या होता है, इंटरनल स्पेसिंग ली जाती है और मार्जिन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्पेसिंग ली जाती है। पैडिंग में इंटरनल एलिमेंट से स्पेसिंग लेते हैं और मार्जिन में एक्सटर्नल एलिमेंट से स्पेसिंग लेते हैं। इतना कंफ्यूज नहीं होना, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे उस टाइम पैडिंग मार्जिन का प्रॉपर यूज़ होगा, तब बेटर समझ में आएगा। फिलहाल अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है बॉर्डर। तो बॉर्डर का बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, आपका जितना भी ये एरिया है, इसको एक तरह से शो करने के काम आएगा। जैसे मैं इसको और इसको दोनों को बॉर्डर अगर दूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो आपको कलर की वज़ह से बॉर्डर दिख नहीं रहे होंगे। बट वहीं मैं अगर इस कलर को हटा दूँ दोनों में से ही, तो आपको इन दोनों के बॉर्डर दिख रहे होंगे। हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं बेसिकली अपने बॉर्डर को शो करने के लिए। इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस, जिससे आप अपने इन बॉर्डर के एजेस को थोड़ा-सा शेप में ला सकते हो। जैसे मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल पे कितना आता है? सॉरी, मैंने कंटेनर 2 को ही सिर्फ दिया है। हुँ, तो बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल दिया, तो आपने देखा होगा एजेस जो हैं वो थोड़े-से कर्व में आ गए हैं। तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके हम अपने डिव्स को शेप देते हैं। अब मैं अगर इसको 500 पिक्सल दूँ, तो ये हल्का-हल्का बहुत माइनर सा समझो कि सर्कल की शेप में आ रहा है। 1000 पिक्सल पे कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बस एच सीएसएस के कुछ टैग्स का यूज़ किया है। बेसिक टैग्स बेसिकली जैसे कि कलर्स, फ़ॉन्ट एंड इस टाइप के। हमने आज सीएसएस के बेसिक्स पढ़े क्या है, फिर हमने सिलेक्टर्स पढ़े, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कलर यूनिट्स, फिर हमारे फ़ॉन्ट, टेक्स्ट कैसे होते हैं, बॉक्स मॉडल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल कोड करके चेक किया है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीएसएस के बारे में थोड़ा-सा और टॉपिक्स उसके पढ़ेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे प्रोजेक्ट्स पे। तब तक के लिए गुड नाइट।